एपिसोड की शुरुआत में यूनो कहता है, आस्था क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? जिस पर आस्था हाँ बोलता है। फिर यूनो स्माइल करके कहता है, तुम अभी भी पहले जैसे लापरवाह हो। यूनो को स्माइल करते हुए देखकर बेल बहुत हैरान होती है। तब आस्था कहता है, यूनो तुम पहले से काफी लंबे हो गए हो। ये सुनकर बेल अपने मन में बोलती है, यूनो तो मुझसे मुश्किल से बात करता है, पर अभी तो ये इससे अच्छी तरह से बात कर रहा है। उसके बाद यूनो आस्था का मजाक बनाने लगता है उसकी हाइट को लेकर। फिर बेल यूनो के गाल को खींचकर पूछती है, आखिर ये लड़का कौन है और तुम इससे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जिस पर यूनो कहता है, मैं और आस्था पहले साथ में रहते थे। ये सुनकर बेल बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ चार्मी आती है और वो यूनो से कहती है, उस दिन मेरा खाना बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चार्मी को देखकर यूनो कहता है, ओ तुम तो उस दिन वाली लड़की हो ना। फिर चार्मी थैंक यू के तौर पर यूनो को केक देती है। उसके बाद यूनो और चार्मी एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ये देखकर बेल को बहुत जेलसी फील हो रही होती है। फिर चार्मी और बेल एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तभी फिनरल वहां आता है और वो कहता है, लगता है तुम लोग मजे कर रहे हो। जिस पर आस्था कहता है, तुम कब आए फिनरल? तब यूनो कहता है, आखिर ये कौन है आस्था? फिर फिनरल अपने बारे में उसे बताता है। तभी वहाँ लॉन्ग्रेस की एंट्री होती है और वो कहता है, जरा देखो यहाँ कौन आया है, मेरा लूजर बड़ा भाई। जिस पर फिनरल कहता है, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे लॉन्ग्रेस। फिर लॉन्ग्रेस कहता है, तुम्हारी बकवास फाइटिंग स्किल की वजह से हमारी फैमिली शर्मिंदा होती आ रही है। ये सुनकर आस्था कहता है, फिनरल आखिर ये बेवकूफ कौन है और ये तुम इतना बुरा भला क्यों बोल रहा है? जिस पर फिनरल कहता है, ये मेरा छोटा भाई है। तब यूनो कहता है, इसका नाम लॉन्ग्रेस है और ये वाइस कैप्टन है गोल्डन डॉन का। आस्था ये सुनकर शॉक्ड होता है। फिर लॉन्ग्रेस फिनरल को कहता है, तो तुम अभी भी ब्लैक बुल के बकवास काम कर रहे हो? अगर तुम में थोड़ा भी टैलेंट होता तो तुम अभी मेरी जगह फैमिली की लेगेसी को संभाल रहे होते। तभी आस्था चिल्लाकर कहता है, तुम गलत हो लॉन्ग्रेस। फिनरल एक अच्छा फाइटर है और उसकी वजह से ही हम अपनी लास्ट फाइट को जीत पाए थे। ये सुनकर लॉन्ग्रेस कहता है, ये जानकर मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि इसने खुद को यूजफुल साबित किया है। तब आस्था बोलता है, अबे ओए तुम अपने बड़े भाई से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए? जिस पर लॉन्ग्रेस कहता है, पर मैं ऐसा क्यों करूं? उसने अभी तक रिस्पेक्ट कमाई नहीं है। ये सुनकर आस्था को गुस्सा आ जाता है। पर तभी फिनरल कहता है, आस्था शांत हो जाओ, आखिर वो सच ही बोल रहा है। फिर लॉन्ग्रेस कहता है, हमारी स्क्वाड और हमारे कैप्टन ने काफी सारे एनिमी को खत्म कर दिया है, तो अब हमें तुम्हारी स्क्वाड की जरूरत नहीं है। चलो मुझे ये बताओ, ब्लैक बुल ने डे केयर सर्विस कब से चालू कर ली? क्या तुम इन दो बच्चों की बेबी सेटिंग कर रहे हो? ये सुनकर आस्था और चार्मी को गुस्सा आता है। तब फिनरल कहता है, लॉन्ग्रेस तुम्हें मुझे जो बोलना है तुम बोल सकते हो, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है मेरी टीम को इंसल्ट करने का। तभी हम देखते हैं वहाँ एक विलन आता है और वो लॉन्ग्रेस को कहता है, मुझे 8 शाइनिंग जर्नल की कसम, मैं तुम्हारा सर अपने साथ लेकर जाऊंगा। जिस पर लॉन्ग्रेस कहता है, क्या तुम अभी तक जिंदा हो और तुमने साथ में सिविलियंस को भी बंदी बना के रखा है? इस तरह तो मेरे मैजिकल अटैक उन पर हिट कर सकते हैं। ये सुनकर वो विलन कहता है, अब तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। तभी लॉन्ग्रेस अपने मैजिक को यूज करते हुए बोलता है, लगता है मुझे कंट्री के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये सुनकर आस्था बोलता है, आखिर तुम अपने लोगों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये हमारी ड्यूटी है उनको प्रोटेक्ट करना। जिस पर लॉन्ग्रेस कहता है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो और लोगों को भी फंसा सकता है। तब आस्था बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं किसी पर हार नहीं मानने वाला हूँ। ये बोलकर आस्था, फिनरल, चार्मी उस विलन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर चार्मी अपने कॉटन क्रिएशन मैजिक से एक शिप को क्रिएट करती है। आस्था शिप का यूज करके उस विलन की तरफ जंप मारता है। तभी वो विलन आस्था पर अपने लिक्विड से हमला करता है, पर फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से आस्था की हेल्प करता है। उसके बाद आस्था अपने एंटिक मैजिक स्वॉर्ड से उस विलन के मैजिक को काट देता है। ये देखकर उस विलन की बैंड बज जाती है। फिर आस्था हेडबट दे के उस विलन को नॉकआउट कर देता है। तब फिनरल कहता है, लॉन्ग्रेस ये बात सच है, मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ, लेकिन एक दिन ब्लैक बुल गोल्डन डॉन से बेहतर बन के दिखाएगी। तभी सीन यामी और वेंजन की तरफ चेंज होता है, जिधर यामी कहता है, तुम्हारा वर्ल्ड ट्री मैजिक हमेशा की तरह इम्प्रेसिव है। जिस पर वेंजन कहता है,
आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तब यामी बोलता है, मैं वो इंसान हूँ जो अपने गट्स पे यकीन करता है। तो वेंजन अपना मास्क रिमूव करो। ये सुनकर वेंजन कहता है, मेरा फेस ऐसा है जिसे कोई नहीं देखना चाहता है। जिस पर यामी बोलता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे फेस को देखकर नहीं हंसूंगा। फिर वेंजन कहता है, मुझे पता है तुम्हें ये शक है मैं मिडनाइट सन का लीडर हूँ। जिस पर यामी बोलता है, हाँ, तुम्हारा लाइट ट्री मैजिक और उसका मैजिक अलग है, लेकिन तुम्हारी वॉइस और फीलिंग बिल्कुल उसकी तरह है। वैसे हम दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं और हम दोनों ने साथ में कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसके साथ ही हम कैप्टन साथ में बने थे। जिस पर वेंजन कहता है, हाँ, तुमने सही कहा। फिर यामी बोलता है, तो मुझे अपना फेस दिखाओ। उसके बाद वेंजन अपने मास्क को रिमूव करता है और उसके फेस पर अजीब से निशान बने होते हैं। ये देखकर यामी कहता है, तुम्हारे फेस पर बहुत सारे निशान हैं। जिस पर वेंजन कहता है, हाँ, ये हमेशा से ऐसे ही हैं। लोग मुझे इनकी वजह से कर्स चाइल्ड कहते थे, क्योंकि मैजिक भी इन निशान को ठीक नहीं कर सकता है। ये निशान देखकर लोग मुझसे डरते थे। मैं एक नोबल फैमिली से था, पर मैं अपनी फैमिली की रेपुटेशन के लिए 8 साल की उम्र में जंगल में रहने लगा। पर कुछ समय बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए और मुझे फैमिली का लीडर बनाने के लिए वापस बुलाया गया। मेरे पास ग्रेट अमाउंट ऑफ मैजिक था, पर उसके बावजूद भी वो मेरे फेस की वजह से मुझसे नफरत करते थे। इसके साथ ही मेरी स्टेप मदर भी मुझे मारा करती थी। ये सुनकर यामी कहता है, तुमने तो बहुत कुछ सहा है। जिस पर वेंजन कहता है, हाँ, लेकिन जब मैं जूलियस से मिला तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कैसा दिखता हूँ। उसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जिधर वेंजन वर्ल्ड ट्री मैजिक को यूज करता है। तभी वहाँ जूलियस आता है और वो कहता है, तुम्हारी मैजिक पावर तो कमाल की है, इसलिए तुम्हें मैजिक नाइट बनना चाहिए। तब वेंजन कहता है, हाँ, पर मेरा फेस देखो। जिस पर जूलियस कहता है, अगर ऐसा है तो तुम इस मास्क को यूज कर सकते हो। फिर प्रेजेंट में वेंजन बोलता है, तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसके अंडर काम करूंगा। ये सुनकर यामी अपने मन में कहता है, इसकी बातों से पता चलता है ये सच बोल रहा है। उसके बाद वो वेंजन को कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। जिस पर वेंजन कहता है, कोई बात नहीं यामी। तभी सीन आस्था और सबकी तरफ चेंज होता है, जिधर फिनरल कहता है, इधर की सिचुएशन अब ठीक है, तो अब हमें यामी के पास वापस चलना चाहिए। इस बात पर आस्था और चार्मी एग्री करते हैं और वो यूनो को बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम लॉन्गरेस को देखते हैं, जो यूनो को कहता है, यूनो, तुमको अपने दोस्त सोच समझकर चूज करने चाहिए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है उनके साथ रहने में? जिस पर यूनो कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल फील नहीं करता हूँ। मुझे आस्था पर प्राउड है, क्योंकि वो मेरा राइवल है। ये सुनकर लॉन्गरेस हंसकर बोलता है, वो बेवकूफ तुम्हारा राइवल है? क्या तुम किसी तरह का कंपटीशन कर रहे हो? तब यूनो कहता है, हाँ, हम विज़र्ड किंग बनने का कंपटीशन कर रहे हैं। ये सुनकर लॉन्गरेस उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? वैसे भी तुम्हारे जैसा कॉमनर जिसके पास 4 लीफ ग्रीम वॉर हो, उससे इस तरह की बातें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। जिस पर यूनो कहता है, ये किसने कहा है एक कॉमनर विज़र्ड किंग नहीं बन सकता है? वैसे भी उससे पहले मैं गोल्डन डॉन का कैप्टन बनूंगा। तब लॉन्गरेस सीरियस होकर बोलता है, लगता है तुम भूल गए हो, मैं वाइस कैप्टन हूँ। तभी सीन डायमंड किंगडम की तरफ चेंज होता है, जिधर एक बंदा कहता है, उनके जर्नल के पास अजीब सी ट्रिक है, लेकिन अब उनका एरा खत्म हो चुका है, क्योंकि मेज वॉरियर्स का एरा आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डॉक्टर कैप्टन फ्यूगोलियन का ध्यान रख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन यामी आस्था को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर डॉक्टर कहता है, यामी, यहाँ तुम्हारा स्वागत है। जिस पर आस्था कहता है, आखिर ये है कौन? तब यामी बोलता है, ये किंगडम का सबसे अच्छा डॉक्टर है, इसने तो एक बार मेरा कटा हुआ हाथ भी ठीक कर दिया था, तो हो सकता है ये तुमको भी ठीक कर दे। ये बोलकर यामी आस्था को डॉक्टर के पास फेंक कर वहां से चला जाता है। तब वो डॉक्टर आस्था से कहता है, मेरा नाम ओवन है और मैं एक रिकवरी मेज हूँ, इसके साथ ही मैं विज़र्ड किंग के अंडर काम करता हूँ। ये सुनकर आस्था भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद ओवन कहता है, मुझे यामी ने तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम मैजिक को नैलिफाई कर सकते हो। ये सुनकर आस्था अपने मन में कहता है,
ये बंदा तो विजिट किंग के अंडर काम करता है, तो ये जरूर काफी कमाल का डॉक्टर होगा। फिर ओवन अपने मैजिक का यूज करके आस्था की पट्टियों को रिमूव करता है और वो उसके हाथ को देखकर कहता है, तुम्हारी इंजरीज तो काफी सीरियस हैं, पर तुम फिक्र मत करो, मेरा मैजिक इसे ठीक कर देगा। तभी ओवन हैरान होता है और वो आस्था को कुछ बोलता है जो हम आगे जानेंगे, पर यहाँ मैं बता दूं, आस्था ये सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड होता है। दूसरी तरफ फिनरल उनकी सारी बातें सुन लेता है। उसके बाद हम सनसेट का सीन देखते हैं जिधर आस्था कहता है, मुझे माफ करना फिनरल, तुम्हें वेट कराने के लिए। जिस पर फिनरल कहता है, कोई बात नहीं। तभी यामी उनको ज्वाइन करता है और वो अपनी बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। उसके बाद यामी सबको कहता है, जैसे कि तुम लोग जानते हो, हमने रिसेंटली बहुत सारे स्टार जीत लिए हैं, जिस वजह से हमारे सभी माइनस स्टार खत्म हो गए हैं और ये सब तुम लोगों की मेहनत की वजह से हुआ है। ये सुनकर ब्लैक बुल के सभी मेंबर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो सभी पार्टी करते हैं और पेल के खाते हैं। तब आस्था कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं आराम करने जा रहा हूँ। आस्था की बात सुनकर नोएल बोलती है, आस्था बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। इसके साथ ही आस्था के सभी टीममेट को उसकी फिक्र होने लगती है। तब फिनरल कहता है, मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। मैंने आस्था और डॉक्टर की बात सुनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था आस्था के हाथ अब पहले जैसे नहीं हो सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। तभी सीन आस्था की तरफ चेंज होता है, जो डॉक्टर की बात को याद कर रहा होता है और वो कहता है, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। मेरी किस्मत ने मुझे फिर से धोखा दिया है, लेकिन इससे उसने मेरे अंदर और जोश भर दिया है। मैं कैसे न कैसे करके अपने हाथ को ठीक कर लूंगा, या फिर मैं बिना हाथ से फाइट करना सीख लूंगा। दूसरी तरफ आस्था के टीममेट उसकी बात को छिपकर सुन रहे होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं आस्था की हिम्मत को देखकर। तब वेनेसा अपने मन में बोलती है, तुमने सही कहा आस्था, मुझे यकीन है उस कंट्री का मैजिक तुम्हें ठीक कर सकता है। तभी हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जिधर आस्था कहता है, दोस्तों गुड मॉर्निंग, लेकिन उधर कोई नहीं होता है। ये देखकर आस्था यामी से पूछता है, क्या सब लोग मिशन पर गए हैं? जिस पर यामी बोलता है, मुझे क्या पता। तभी आस्था की नजर विंडो के बाहर पड़ती है जिधर फिनरल और नोएल कहते हैं, सभी लोग आस्था का इलाज खोजने गए हैं। ये बात आस्था सुन लेता है। उसके बाद फिनरल कहता है, ये किसने सोचा था हमारी स्क्वाड किसी न्यूबी के लिए इतनी मेहनत करेगी? जिस पर नोएल कहती है, हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी वो बहुत रेकलेस और बेवकूफ है। उसके बाद फिनरल आगे बोलता है, चाहे उसके पास मैजिक हो या ना हो, पर वो कभी हार नहीं मानता है। तब नोएल कहती है, वो हमेशा लड़ाई में सबसे पहले उतरता है और किसी से भी लड़ने से नहीं डरता है। उसकी हिम्मत देखकर मुझे ताकत मिलती है। उसने हमेशा सबकी मदद की है, तो अब हमारी बारी है उसकी मदद करने की। आस्था उनकी बात को सुनकर इमोशनल हो जाता है और वो कहता है, मैं मैजिक से ब्लेस नहीं था, जिस वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था, लेकिन अब मैं अच्छे दोस्तों से ब्लेस हूँ। तभी सीन चेंज होता है जिधर नोएल फिनरल को फेंजल के घर लेकर जाती है। उसके बाद में 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब आस्था को ग्रीम वॉर मिल जाती है और वो जंगल में स्वॉर्ड ट्रेनिंग करने लगता है मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए। लेकिन आस्था को तलवारबाजी की कोई नॉलेज नहीं होती है, जिस वजह से वो खुद को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा होता है। तभी आस्था की नजर फेंजल पे पड़ती है जिसके पीछे एक जंगली सुअर भाग रहा होता है। आस्था एक ही झटके में उस सुअर को दूर फेंक देता है। उसके बाद फेंजल आस्था को थैंक यू कहता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिसके जवाब में आस्था भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिर फेंजल को भूख लगने लगती है और वो आस्था के पोटैटो खाता है। फिर फेंजल आस्था को अपने घर पे बुलाता है थैंक यू के तौर पर। उसके बाद हम फेंजल का घर देखते हैं जिधर वो कहता है, मैं यहाँ बिना परमिशन के रह रहा हूँ। जिस पर आस्था कहता है, मुझे नहीं पता था जंगल के बीचों बीच कोई ऐसी जगह भी होगी। उसके बाद फेंजल आस्था की तलवार को देखकर बोलता है, मैंने इस तरह की तलवार पहले कभी नहीं देखी। तब आस्था बोलता है, मैं इस तलवार से मैजिक नाइट का एग्जाम पास करूंगा, इसलिए मैं इस जंगल में आया हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। वैसे ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर फेंजल कहता है, मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे आस्था तुम यहाँ ट्रेनिंग करने आए हो ना, तो क्यों ना तुम मेरे घर पे रह के ट्रेनिंग करो। ये सुनकर आस्था खुश होकर बोलता है, इससे तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जिधर आस्था अपनी तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी तलवार को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। ये देखकर फेंजल कहता है, तुम इसे इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम सारा वेट अपने घुटने पर डाल रहे हो।
उसके बाद फेंजल आस्था को सही टेक्निक बताता है तलवारबाजी की और उसकी ये टेक्निक वर्क कर जाती है। तब आस्था कहता है, ओल्ड मैन तुम तो कमाल के हो, क्या तुम्हें तलवारबाजी आती है? जिस पर फेंजल हाँ बोलता है और वो आस्था को विंड क्रिएशन मैजिक से स्वॉर्ड क्रिएट करके दिखाता है। ये देखकर आस्था बहुत इम्प्रेस होता है। उसके बाद फेंजल कहता है, मैं एक एक्सपीरियंस तलवारबाज हूँ। ये सुनकर आस्था कहता है, अच्छा तो क्या तुम मुझे ट्रेनिंग दोगे? फेंजल इसके लिए एग्री हो जाता है। ये सुनकर आस्था खुशी से नाचने लगता है। तब फेंजल कहता है, आस्था वैसे तुम स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहते हो? जिस पर आस्था कहता है, मैं विज़र्ड किंग बनना चाहता हूँ। तब फेंजल बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आस्था बोलता है, क्या तुम हंसकर बाकी सबकी तरह ये नहीं बोलोगे ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है? जिस पर फेंजल कहता है, नहीं तो तुम जब तक ट्राई नहीं करोगे तो तुमको पता कैसे चलेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं? मुझसे वादा करो आस्था, मैं तुम्हें जो भी सिखाऊंगा तुम उसे सिर्फ अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए यूज करोगे। इस बात पर आस्था एग्री करता है। उसके बाद हम देखते हैं फेंजल आस्था को ट्रेनिंग देता है। तभी हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जिधर एक लड़की फेंजल से मिलने आई होती है। तब फेंजल कहता है, मैरिएला क्या तुम्हें कुछ पता चला? फिर आस्था पूछता है, आखिर ये लड़की कौन है? जिस पर फेंजल बताता है, ये मेरी स्टूडेंट है और ये मेरी हेल्प कर रही है मेरी फियोंसे को ढूंढने के लिए। फिर आस्था बोलता है, तो आप अपने फियोंसे को खुद ढूंढने क्यों नहीं जा रहे हो? जिस पर फेंजल जवाब देता है, क्योंकि मेरे जाने से बहुत सारी अटेंशन ग्रैब हो सकती है। उसके बाद आस्था मैरिएला को बोलता है, हाय मेरा नाम आस्था है और मैं हेज विलेज से हूँ। इसके साथ ही ये ओल्ड मैन मुझे तलवारबाजी की ट्रेनिंग दे रहा है। उसके बाद फेंजल बोलता है, मैरिएला डोमिना किधर है? जिस पर मैरिएला कहती है, मास्टर मुझे लगता है डोमिना अब नहीं रही। ये सुनकर फेंजल शॉक्ड होता है। उसके बाद फेंजल आस्था को बताता है वो और उसकी फियोंसे डायमंड किंगडम की आर्मी में थे, पर उनको डायमंड किंगडम के काम करने का तरीका पसंद नहीं था, तो उसने और उसकी फियोंसे ने वहां से भागने का ट्राई किया। पर उसी दौरान उनका एनकाउंटर हुआ कुछ असैसिन से, जिस वजह से वो लोग अलग हो गए और तब से फेंजल डोमिना को ढूंढ रहा है। फिर मैरिएला बोलती है, ये छड़ी डोमिना की है जो मुझे उसी जगह पर मिली जिधर असैसिन ने अटैक किया था। इसके साथ ही मैंने वहां पर ब्लड भी गिरा हुआ देखा। ये सुनकर फेंजल सैड होकर बोलता है, क्या तुम दोनों मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? ये बोलकर फेंजल अपने घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद वहाँ मैरिएला आकर बोलती है, मास्टर क्या आपको याद है आपने मेरी और बाकी स्टूडेंट की हेल्प की थी डायमंड किंगडम से भागने में? जिस पर फेंजल कहता है, हाँ क्या वो लोग ठीक हैं? तब मैरिएला बोलती है, वो सब मारे जा चुके हैं। ये बोलकर वो फेंजल को स्टैब करती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे असैसिन आ जाते हैं और फेंजल को पकड़ लेते हैं। तब फेंजल कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? जिस पर मैरिएला कहती है, मुझे किंगडम ने ऑफर दिया था कि मैं उनके साथ मिलकर काम करूं। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मुझे बाकियों की तरह खत्म कर देते। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें यहाँ खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कहा गया है कि हम तुम्हें डायमंड किंगडम जिंदा लेकर आए, क्योंकि मेज नाइट अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए उसको पूरा करने के लिए। जिस पर फेंजल कहता है, उसका नाम मार्श है और वो कोई वेपन नहीं है। तभी वहाँ आस्था एंट्री मारता है और वो कहता है, ओल्ड मैन क्या तुम ठीक हो? और मैरिएला ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए जो फेंजल ने तुम्हारे लिए किया है। जिस पर मैरिएला कहती है, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उनकी सिखाई गई फाइटिंग स्किल की वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। तब आस्था कहता है, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फिर मैरिएला कहती है, अगर मैं इस बारे में सोचूंगी तो मैं कभी अपने काम को पूरा नहीं कर पाऊंगी। तुम बस इससे दूर रहो। क्या तुम ऐसे इंसान के लिए मरना चाहोगे जिसे तुम जानते तक नहीं हो? तब आस्था बोलता है, मैं इससे अच्छी तरह से जानता हूँ। तब फेंजल बोलता है, आस्था मैरिएला सही बोल रही है, तुम यहाँ से भाग जाओ। वैसे भी तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी सिखाई गई चीजों को अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए यूज करोगे, तो मेरे जैसे अननोन इंसान के लिए तुम अपनी स्किल को वेस्ट मत करो। तब आस्था कहता है, मैंने कहा ना मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर फेंजल बोलता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं इनको निपटा दूंगा। उसके बाद आस्था कहता है, तो तुम अपने प्रॉमिस को मत भूलना। ये बोलकर आस्था वहाँ से चला जाता है।
पर तभी वो अचानक से वापस आकर एक असैसिन पर अटैक करता है। तब फेंजल बोलता है, आस्था मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मेरे अंदर अब जीने की कोई होप नहीं बची है। जिस पर आस्था कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे पता है ये तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तो तुम खड़े हो जाओ और मेरा साथ दो। तभी फेंजल अपने विंड क्रिएशन मैजिक का यूज करके सभी सोल्जर को ठिकाने लगा देता है। फिर मैरिएला आस्था पर पीछे से हमला करती है, लेकिन आस्था उसके अटैक को नैलिफाई कर देता है। फिर वहाँ और भी असैसिन आ जाते हैं और वो आस्था और फेंजल को घेर लेते हैं। तभी मैरिएला सभी सोल्जर को वापस चलने का ऑर्डर देती है। फिर आस्था उससे पूछता है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? तब मैरिएला बोलती है, जब भी किसी दुश्मन पर सरप्राइज अटैक किया जाता है तब हमें 3 गुना बड़ी फौज लेकर जाना चाहिए, और अगर तुम अपने आधे से ज्यादा सोल्जर खो दो तब तुम्हें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए। ये बात मुझे मेरे मास्टर ने सिखाई थी, पर तुम ये मत सोचना मैं हार गई हूँ, मैं फिर वापस आऊंगी। जिस पर फेंजल कहता है, अब से मैं नहीं भागूंगा और मैं तुम लोगों का सामना करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है डोमिना जिंदा है, तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। उसके बाद मैरिएला वहां से चली जाती है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जिधर फेंजल आस्था को बाय बोलकर डोमिना को ढूंढने निकल जाता है। उसके बाद हम तब का सीन देखते हैं जब आस्था मार्श के साथ हुई फाइट में इंजर्ड हो जाता है, जिस वजह से नोएल आस्था के लिए जड़ी बूटियां ढूंढने जंगल में जाती है। तभी वहां पर फेंजल आता है और उसके हुलिये को देखकर नोएल को गलत फहमी हो जाती है, जिस वजह से वो उस पर हमला कर देती है। उसके बाद नोएल फेंजल से डर कर अपने बेस में आती है। उसका पीछा करते हुए फेंजल भी वहां पहुंच जाता है। फिर ब्लैक बुल के मेंबर उसकी धुलाई करके उसे रस्सी से बांध देते हैं। तब कैप्टन यामी कहता है, आखिर तुम मेरे टीममेट का पीछा क्यों कर रहे थे? जिस पर फेंजल कहता है, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे रॉबर्ट्स ने लूट लिया था, जिस वजह से मेरी हालत ऐसी हो गई है। उसके बाद फिनरल नाइट हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करता है फेंजल के बारे में। दूसरी तरफ फेंजल उनको समझाने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते हैं। तभी वहां पर आस्था आता है और वो कहता है, जेल तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारी हालत तो बहुत खराब हो रखी है। जिस पर फेंजल बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, खैर छोड़ो, आखिर तुम नाइट स्क्वाड में शामिल हो ही गए। उसके बाद फेंजल सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है और वो बताता है उसके कपड़ों को रोबर ने चुरा लिया था। तब यामी कहता है, जेल मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जिस पर फेंजल कहता है, नहीं तो मुझे तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर आस्था फेंजल से पूछता है, ओल्ड मैन तुम हमारे हाइड आउट में कैसे पहुंचे? जिस पर फेंजल कहता है, अरे हाँ मुझे याद आया, नोएल मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम डर गई, मैं बस तुम्हारी छड़ी को देखना चाहता हूँ। तब नोएल कहती है, क्या सच में तुम इसे देखना चाहते हो? फिर फेंजल बोलता है, हाँ क्योंकि मुझे पता है ये किसने बनाई है, उसका नाम डोमिना है। तब नोएल बोलती है, मैं समझ गई, पर इसे जिसने बनाया था उसका नाम कोड है। ये सुनकर फेंजल खुश होकर कहता है, उसका पूरा नाम डोमिनांटे कोड है। ये छड़ी तुमको कहाँ से मिली? जिस पर नोएल कहती है, ये मुझे कासल टाउन के ब्लैक मार्केट से मिला है। फेंजल ये सुनकर खुश होकर रोने लगता है। तब आस्था कहता है, जेल ये तो बहुत अच्छी न्यूज है कि डोमिना जिंदा है, अब तुम जल्दी जाकर उससे मिल लो। फिर फेंजल बोलता है, नोएल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपनी लवर से मिलने जा रहा हूँ। ये सुनकर नोएल शर्मा जाती है। तभी हम देखते हैं कोई ब्लैक बुल के बेस पर हमला कर देता है। ये देखकर ब्लैक बुल के मेंबर रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। तब फेंजल कहता है, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर हम देखते हैं दुश्मन के अटैक की वजह से यामी का सर फूट जाता है। तब यामी कहता है, जिसने मेरे साथ ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सीन मैरिएला की तरफ चेंज होता है, जो ब्लैक बुल के हाइड आउट पे नजर रख रही होती है। तब वो कहती है, ये बहुत अजीब बात है, मास्टर फेंजल अब तक बाहर नहीं आए हैं। जिस पर असैसिन स्क्वाड का कमांडर कहता है, तो हमें वेट करना चाहिए। उसके बाद मैरिएला कहती है, कमांडर गैलियो क्या आप पोर्टल ओपन करोगे? गैलियो पोर्टल ओपन करके बोलता है, तो तुम्हें इंश्योरेंस चाहिए अगर हमारा सरप्राइज अटैक फेल होता है तो। वैसे ये बताओ तुम घूर क्यों रही हो? क्या तुम भूल गई हो किस वजह से तुम जिंदा हो? तब मैरिएला बोलती है, मुझे पता है आपके मुझ पर बहुत एहसान है। फिर गैलियो बोलता है, अच्छा होगा तुम उसे भूलो ना। जिस पर मैरिएला कहती है, मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, मेरे मास्टर बहुत ताकतवर हैं। ये बोलकर मैरिएला वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं फेंजल ब्लैक बुल के हाइड आउट से बाहर आता है। ये देखकर सभी असैसिन उसके पीछे चले जाते हैं। इसके साथ लक और मैग्ना भी एंट्री मारते हैं और वो अपने मैजिक से असैसिन के छक्के छुड़ा देते हैं।
फिर गैलियो अपने बाकी स्क्वाड को भी अटैक करने का ऑर्डर देता है। फिर गोश कहता है तो तुम हो इनके कमांडर, जितनी जल्दी ये खत्म होगा मैं उतनी जल्दी मरीन से मिल सकता हूँ। ये बोलकर वो अपने मिरर मैजिक को यूज करता है, जो देखकर गैलियो शॉक्ड होता है। उसके बाद सीन यामी की तरफ चेंज होता है, जो अपने डार्क मैजिक का यूज करके असैसिन का बैंड बजा देता है। ये सब देखकर बाकी के असैसिन की फट जाती है। फिर हम देखते हैं गैलियो झाड़ियों में छुपकर ये सब देख रहा होता है। तभी फांजल उसको पीछे से पकड़ लेता है। तब गैलियो कहता है, फांजल अगर तुमने मुझे कुछ किया तो हम होस्टेज को नहीं छोड़ेंगे। जिस पर फांजल बोलता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तब गैलियो बोलता है, मैं डोमिना की बात कर रहा हूँ। मैरिएला उसे लेने गई है। तुम्हें क्या लगा था हमें उसके बारे में पता नहीं है? ये सुनकर फांजल हंसकर बोलता है, कैप्टन यामी आप कितने कमाल के हो, जैसा उन्होंने बोला था वैसा एग्जैक्टली हुआ है। जिस पर गैलियो बोलता है, आखिर तुम ये क्या बोल रही हो? तब फांजल कहता है, मेरे टीममेट डोमिना के पास गए हैं। तभी हमें पता चलता है फांजल के रूप में वो ग्रे था। फिर सीन कासल मार्केट की तरफ चेंज होता है, जिधर डोमिना फांजल को मुक्के मुक्के मार रही होती है। तब डोमिना कहती है, तुम्हारा शुक्रिया इसे यहाँ लाने के लिए नोएल, और तुम आस्था हो ना? जिस पर आस्था कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? तब डोमिना कहती है, मैंने सुना है तुम काफी टफ किड हो। आस्था ये सुनकर हैरान होता है। तभी वहाँ पर मैरिएला आती है। उसे देखकर आस्था कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर मैरिएला बोलती है, मैं यहाँ पर किसी को हर्ट करने नहीं आई हूँ। तब आस्था बोलता है, तुमने अपने टीचर को पीट कर किडनैप करने की कोशिश की थी, तो हम तुम्हारा भरोसा कैसे करें? फिर मैरिएला बोलती है, मेरी इंटेंशन खराब नहीं थी, मैं बस तुम लोगों को यूज कर रही थी। ये सुनकर आस्था शॉक्ड होता है। उसके बाद सीन ब्लैक बुल की तरफ चेंज होता है, जिधर गैलियो बोलता है, तुम तो ब्लैक बुल स्क्वाड हो ना? इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, क्या मैरिएला ने जानबूझकर हमें इन पर अटैक करने को कहा? फिर सीन आस्था की तरफ चेंज होता है, जिधर वो कहता है, तो तुम कहना चाहती हो तुमने जानबूझकर अपने बंदों को हम पर अटैक करने को कहा ताकि वो क्रश हो जाएं? तब मैरिएला बोलती है, उसके बाद मैं यहाँ आने वाली थी डोमिना को इन्फॉर्म करने को कि मास्टर फांजल यहाँ आने वाले हैं, पर मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाओगे। जिस पर आस्था कहता है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? तब मैरिएला कहती है, क्योंकि मैं डायमंड किंगडम को खत्म करना चाहती हूँ, और वैसे भी तुमने उनके बहुत सारे सेशन को पकड़ लिया है, जिस वजह से मास्टर फांजल और डोमिना उनसे दूर भाग सकते हैं, और ये मेरा रिवेंज है डायमंड किंगडम से। जिस पर आस्था कहता है, पर तुम्हारा ये सब करने का रीजन क्या है? तब मैरिएला कहती है, मेरे टीचर की तरह मैं भी अब उनके गलत काम में उनका साथ नहीं देना चाहती हूँ, और मैं ये बात जानती हूँ कि मैं सारी जिंदगी उनसे बचकर नहीं भाग सकती हूँ। तो मैंने डिसीजन लिया है कि मैं खुद को क्लोवर किंगडम को सरेंडर कर दूंगी। ये सुनकर फांजल बोलता है, तुम क्या पागल हो गई हो? क्लोवर किंगडम तुमको एक्सट्रीम पनिशमेंट दे सकता है, क्योंकि क्लोवर किंगडम तुम्हारे पास्ट के क्राइम को नहीं भूलेगा, और इसके अलावा डायमंड किंगडम तुम तक पहुंच कर रहेगा, चाहे तुम किसी और की कस्टडी में क्यों ना हो। फिर मैरिएला कहती है, मैं सारी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करती हूँ, और वो आस्था को देखकर कहती है, मैंने उस बारे में बहुत सोचा जो तुमने कहा था कि हमें अपनी जीने की उम्मीद खुद ढूंढनी चाहिए। तुम्हारे इन वर्ड्स ने मुझे चेंज कर दिया। वैसे तुम बहुत डैशिंग हो। ये सुनकर आस्था को शर्म आने लगती है। दूसरी तरफ नोएल को जेलसी होती है ये सब सुनकर। तभी वहाँ गैलियो आ जाता है और वो कहता है, अगर तुम खत्म होने के लिए इतनी उतावली हो तो मैं अपने हाथों से तुम्हें खत्म कर देता हूँ। उसे देखकर मैरिएला कहती है, जल्दी सब लोग यहाँ से भाग जाओ। ये भले ही दिखने में डेंजरस ना लग रहा हो, पर इसका मैजिक एक मुसीबत है। फिर गैलियो अपने मैजिक का यूज करके आस्था, मैरिएला और फांजल को अंडरग्राउंड भेज देता है। इसके साथ ही हम देखते हैं वो अपने मैजिक से बहुत सारे सोल्जर क्रिएट करता है। तब मैरिएला बोलती है, उसके ये मॉन्स्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वैसे भी तुम बिना सोचे समझे इसके स्पेल के सामने क्यों आए? इससे तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जिस पर आस्था कहता है, चुप करो, मैं ऐसे किसी को मरने नहीं दे सकता हूँ। और इसके साथ मैं बता दूं, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब मैं ब्लैक बुल मैजिक स्क्वाड का मेंबर हूँ। फिर मैरिएला बोलती है, पर मैं तुम्हारी एनिमी हूँ। जिस पर आस्था कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब भी किसी को मदद की जरूरत होगी मैं उसकी मदद करूंगा। ये बोलकर आस्था उन क्लोन को पीटने लगता है। उसके बाद फांजल कहता है, मैं इसकी तरह बड़ा दिल वाला नहीं हूँ, पर मैं अपने स्टूडेंट को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता हूँ। उसके बाद आस्था और फांजल उन क्लोन को हरा देते हैं। ये देखकर गैलियो की फट जाती है। तभी हम देखते हैं ब्लैक बुल सभी असैसिन को पकड़ लेते हैं। तब गोश कहता है, आखिर ये फांजल कौन है और इसके पीछे डायमंड किंगडम क्यों पड़ा है? तब यामी कहता है, क्या कहा? उसका नाम फांजल है? अब मुझे याद आया, उसका रियल नेम फांजल क्रूगर है और वो डायमंड किंगडम आर्मी का कमांडर था। मैं उससे बहुत समय पहले बैटलफील्ड में मिला था।
ये सुनकर गोश बोलता है कि आपको अभी याद आ रहा है। फिर यामी कहता है मैंने सुना था वो सोल्जर का इंस्ट्रक्टर बन चुका था, लगता है उसने इनको छोड़ दिया है जिस वजह से ये लोग उसके पीछे पड़े हैं। तब गोश कहता है इसका मतलब हमने अपने एनिमी की हेल्प की है। जिस पर यामी कहता है तुमने सही कहा गोश, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तब गोश कहता है मेरा मुंह बंद रहेगा पर आपको एक वीक की मुझे छुट्टी देनी होगी क्योंकि मुझे मरीन को देखने जाना है। यामी इसके लिए एग्री हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आस्था और बाकी सब गैलियो को पकड़ लेते हैं। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जिधर फांजल कहता है अगर हम ऐसे गए तो तुम लोग मुसीबत में पड़ सकते हो। जिस पर आस्था कहता है तुम फिक्र मत करो, कैप्टन यामी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे क्या तुम श्योर हो मैरिएला को अपने साथ ले जाने को, क्योंकि वो बहुत डेंजरस पर्सनैलिटी है। जिस पर मैरिएला कहती है मैं जानबूझकर डेंजरस नहीं बनी हूँ। फिर हम देखते हैं फांजल और बाकी सब आस्था को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन प्रेजेंट की तरफ चेंज होता है जिधर नोएल और फिनरल फांजल के घर आ गए होते हैं ताकि वो आस्था के हाथ का इलाज करवा सके। तब फांजल कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था आस्था के साथ ऐसा कुछ होगा। जिस पर मैरिएला कहती है उसका बैड लक उसकी हाइट से काफी बड़ा है। फिर नोएल बोलती है क्या तुम्हें पता है हम आस्था के हाथ को कैसे ठीक कर सकते हैं। जिस पर डोमिना कहती है एक जगह है मेरा होमलैंड विच इज फॉरेस्ट। तभी हम वेनेसा को देखते हैं जो एक गेट के बाहर चिल्लाकर बोलती है दुनिया की सबसे स्मार्ट विच हेलो बोलने आई है तो अपना दरवाजा खोलो। उसके ये बोलते ही कुछ बैट आकर उसे विच फॉरेस्ट के अंदर ले लेते हैं। फिर सीन नोएल की तरफ चेंज होता है जिधर वो डोमिना से पूछती है आखिर विचेस फॉरेस्ट किधर है। जिस पर डोमिना कहती है वो क्लोवर किंगडम के ईस्ट और डायमंड किंगडम के पास है, उधर की सभी विमेन की मैजिकल स्किल बहुत कमाल की है। तब फिनरल कहता है मुझे लगता है वेनेसा भी उधर गई होगी ताकि वो अपने क्वीन को बोलकर आस्था के हाथ ठीक करवा सके। जिस पर डोमिना कहती है विचेस का एक रूल है कि उन्हें सिर्फ अपने फॉरेस्ट में रहने की इजाजत है, जिसका मतलब मेरे और वेनेसा जैसी विचेस को वहाँ भगोड़ा कहा जाता है। फिर डोमिना आगे बोलती है मैंने सुना था क्वीन के लिए वेनेसा बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो अगर वो उधर गई तो उसका वापस आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि विचेस की क्वीन बहुत खतरनाक है, यहाँ तक कि डायमंड किंगडम भी उसके सामने टिक नहीं सकता है। तो अगर तुम लोग वहाँ जाओगे तो तुम्हारा बचकर आना पॉसिबल नहीं है। जिस पर नोएल कहती है हम वहाँ जाएंगे और आस्था के आर्म्स को ठीक करेंगे। ये बोलकर वो डोमिना से विचेस फॉरेस्ट की लोकेशन पूछती है। उसके बाद हम देखते हैं वो सभी आस्था के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उसे अपने साथ विचेस फॉरेस्ट ले जाते हैं। तभी सीन विचेस फॉरेस्ट की तरफ चेंज होता है जिधर वेनेसा क्वीन के सामने खड़ी होती है। तब क्वीन कहती है जब से तुम इस फॉरेस्ट को छोड़ के गई हो तब से मैं अपने परफेक्शन के प्लान से दूर हो गई हूँ। अगर तुम थ्रेड मैजिक को मेरे अकॉर्डिंग यूज करती तो आज तुम अपनी डेस्टिनी तक को भी कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन उसके बदले में तुमने उस आदमी को खुद को कंट्रोल करने दिया। ये बोलकर क्वीन उसके ऊपर चिल्लाती है जिससे वहाँ की दीवार डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब वेनेसा कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, अगर तुम चाहती हो मैं इस फॉरेस्ट में वापस आऊं तो तुम मुझे एंशिएंट हैक्स स्पेल सिखाओ। जिस पर क्वीन कहती है लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो। उसके बाद हम देखते हैं आस्था और सब विचेस फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और वो सभी इनविजिबल सोल का यूज करके विचेस फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं ताकि सिक्योरिटी गोलम उनको डिटेक्ट ना कर सके। लेकिन गेस व्हाट, फांजल का जैकेट एक पेड़ में फंस जाता है जिस वजह से शोल उनके ऊपर से हट जाता है। फिर सिक्योरिटी गोलम फायरबॉल से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद आस्था और सभी किसी तरह से उन गोलम से अपनी जान बचाते हैं और क्वीन के पैलेस में लैंड करते हैं। पर तभी वो देखते हैं वेनेसा बेहोश जमीन पर गिरी हुई है। तब आस्था कहता है मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम क्वीन ही क्यों ना हो, अपना पैर वेनेसा से दूर रखो। जिस पर क्वीन कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर आकर मुझसे ऐसे बात करोगे, तुमको पता नहीं है मैं बहुत पावरफुल विच हूँ, इसके साथ ही मैं यहाँ की सभी विचेस की माँ भी हूँ। तब आस्था कहता है हाँ हो सकता है तुम इसकी माँ हो, पर तुमको कोई हक नहीं है कि तुम वेनेसा को ऐसे ट्रीट करो। ये बोलकर आस्था क्वीन की तरफ जंप मारता है। फिनरल उसे टेलीपोर्ट करके क्वीन के पीछे भेजता है, लेकिन क्वीन आस्था को हवा में रोक देती है और वो कहती है ये कितनी अजीब बात है, तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है, इससे पता चलता है कि तुम कितने इम्परफेक्ट हो। जिस पर आस्था कहता है तुमने सही कहा और अब मैं तुमसे अपनी स्वॉर्ड के साथ भी फाइट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी फैमिली के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। तब क्वीन कहती है मुझे यकीन नहीं होता है वेनेसा तुम्हारे जैसे ट्रैश के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार हो गई। ये सुनकर आस्था शॉक्ड होता है
और उसे तभी पता चलता है उसके सभी दोस्त उसके लिए यहाँ इलाज ढूंढने आए हैं। उसके बाद वो सभी आस्था को क्वीन के चंगुल से छुड़ाते हैं। इसके साथ ही वो सभी क्वीन से फाइट करने को रेडी हो जाते हैं, पर तभी क्वीन को पता चलता है मिडनाइट सन वाले उन पर हमला करने आ रहे हैं। ये सुनकर आस्था और उसके दोस्त शॉक्ड होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिडनाइट सन वाले विचेस फॉरेस्ट में तबाही मचाने लगते हैं। इसके साथ हम देखते हैं डायमंड किंगडम भी विचेस फॉरेस्ट पर हमला करने आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वेनेसा को होश आता है और वो कहती है, आस्था तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेनेसा को होश में देखकर आस्था और सब खुश हो जाते हैं। तब वेनेसा कहती है, आस्था तुम फिक्र मत करो, मैं क्वीन से डील करके तुम्हारे हाथ को ठीक कर दूंगी। जिस पर आस्था कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम मेरे लिए अपनी फ्रीडम को कुर्बान कर दो। उसके बाद आस्था और वेनेसा में आर्गुमेंट होने लगता है। फिर आस्था अपनी हाथ की पट्टियों को रिमूव करता है और अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड अपने हाथ में दे मारता है ताकि कर्स उसकी बॉडी से रिमूव हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब वेनेसा बोलती है, बेवकूफ, वो कर्स तुम्हारी बॉडी के अंदर तक जा चुका है, जिस वजह से तुम्हारा एंटी मैजिक भी से रिमूव नहीं कर सकता है, चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। लेकिन कभी कभी हम अपनी किस्मत से नहीं भाग सकते हैं। दूसरी तरफ क्वीन आस्था की स्वॉर्ड को देखकर हैरान होती है, जिस पर आस्था कहता है, तो तुम कहना चाहती हो मैं ऐसा ही रहूंगा? अगर मैंने अपने दोस्त को सेक्रीफाइस नहीं करने दिया, डेस्टिनी मेरे हाथ को छीनना चाहती है, पर मैं डेस्टिनी को हरा के रहूंगा। ये सुनकर वेनेसा को यामी की बात याद आती है। तब वेनेसा आस्था को कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो आस्था, दोस्त सेक्रीफाइस के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वो तुम्हारी हेल्प करते हैं उस फेथ को हराने में जिसे तुम खुद नहीं हरा पाते हो। मैंने सोचा था मैं तुम्हारे हाथ को ठीक करने के बाद क्वीन को ट्रिक करके यहाँ से भाग जाऊंगी, पर क्वीन वेनेसा के प्लान को सुन लेती है। फिर नोएल कहती है, ओए विच, अगर तुम आस्था के हाथ को ठीक कर सकती हो तो कर दो, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग है और ये तुम्हारी जरूर हेल्प करेगा फॉरेस्ट को बचाने में, क्योंकि तुम इतने सारे एनिमी से अकेले नहीं लड़ सकती हो। जिस पर क्वीन कहती है, तो ठीक है, मैं इसके हाथ को ठीक कर दूंगी। ये सुनकर आस्था खुश हो जाता है। तब क्वीन अपने मन में कहती है, तुम लोगों को जितना खुश होना है हो लो, पर वेनेसा और एंटी मैजिक बॉय मुझे बिलोंग करने वाले हैं। फिर क्वीन आस्था पर अपना ब्लड रिकवरी मैजिक यूज करती है, जिस वजह से आस्था के हाथ ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आस्था और सब एनिमी से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिधर फांजल और उसकी टीम डायमंड किंगडम से फाइट करने जाती है और आस्था की टीम मिडनाइट सन वालों से फाइट करने जाती है। फिर सीन विचेस फॉरेस्ट की तरफ चेंज होता है, जिधर विचेस और मिडनाइट सन वालों की फाइट चल रही होती है और फाना अपनी फायर स्पिरिट से विचेस को डोमिनेट कर रही होती है। इसके साथ ही मिडनाइट सन विचेस को कैप्चर करने लगते हैं, पर तभी आस्था एंट्री मारता है और एक एक करके विचेस को बचाता है। उसके बाद आस्था की नजर मिडनाइट सन वाले बंदे पे पड़ती है जो विचेस को कैप्चर कर रहा होता है। ये देखकर आस्था वेनेसा को कहता है कि वो अपने थ्रेड का यूज करके उसे मिडनाइट सन के सोल्जर के सामने फेंके। वेनेसा एग्जैक्टली ऐसा ही करती है और आस्था एक एक करके सभी सोल्जर की छुट्टी कर देता है और आखिर में वो उस बुड्ढे को पेल कर विचेस को आजाद कर देता है। तभी फाना वहाँ आती है और वो कहती है, तो तुम हो वो बच्चे जिसने वेटो को खत्म किया। ये बोलकर वो आस्था पर फायर बॉल से हमला करती है। आस्था अपनी बड़ी वाली स्वॉर्ड का यूज करके फायर बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके काउंटर में फाना फिर से फायर बॉल से हमला करती है और वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तब फाना कहती है, तुम हमेशा हमारे रास्ते के बीच में आती हो, पर आज मैं तुमको खत्म कर दूंगी। जिस पर आस्था कहता है, तुम लोग जब जब मुझे अपना चेहरा दिखाओगे मैं तब तब तुमको पीटूंगा। फिर फाना उन पर अपनी फायर स्पिरिट से हमला करवाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है। ये देखकर वेनेसा कहती है, सैलीमेंडर स्पिरिट के अटैक बाकी 4 स्पिरिट के मुकाबले काफी ताकतवर हैं, यहाँ तक कि एक नेशन की आर्मी भी इसके सामने नहीं टिक सकती है। तभी हम देखते हैं आस्था सैलीमेंडर पर हमला करता है, जिससे सैलीमेंडर को अच्छा खासा डैमेज पहुंचता है। फिर फाना आस्था को कहती है, तुम हमें नुकसान क्यों पहुंचा रही हो, मुझे तुमसे नफरत है। ये सुनकर आस्था कहता है, चलो बैठकर बात करते हैं और मैं जानना चाहता हूँ तुम लोग क्लोवर किंगडम को हेट क्यों करते हो। लेकिन फाना उसकी एक बात नहीं सुनती है और वो उस पर फायर बॉल से अटैक करती है। आस्था उसके अटैक को डॉज करता है और फिनरल के पोर्टल के थ्रू फाना को पीछे से पकड़ लेता है। फिर आस्था कहता है, तुम्हारे दोस्त भी हमसे नफरत करते हैं, मुझे बताओ ऐसा क्यों है। ये सुनकर फाना को अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं, जिधर एक ह्यूमन एल्फ को कहता है कि ह्यूमन और एल्फ साथ मिलकर रह सकते हैं। उसके बाद हम एक मैरिज का सीन देखते हैं।
फिर हमें तब का सीन दिखाया जाता है जिधर उस कपल को बच्चा होने वाला होता है और वो एल्फ कहता है हमारा बच्चा इस दुनिया में आकर एल्फ और ह्यूमन को साथ में जोड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं एल्फ पर ह्यूमन हमला कर देते हैं और वो उन सभी को खत्म कर देते हैं। तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जिधर फाना अपनी थर्ड आई को ओपन कर लेती है और वो कहती है तुम लोगों पर कौन ही भरोसा करेगा। उसके ये बोलते ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं फाना और उसका सैलीमेंडर अपनी फुल पावर को यूज करने लगता है। ब्लैक बुल फाना के हिट को संभाल नहीं पा रहे होते हैं। फिर फाना उन पर फिर से हमला करने आती है लेकिन नोएल टाइम पर आकर उन सभी को बचा लेती है। पर सैलीमेंडर नोएल के वाटर बॉल को अपनी हीट से गर्म करने लगता है जो देखकर ब्लैक बुल वाले शॉक्ड होते हैं। फिर सैलीमेंडर अपने एक ही हाथ के फटके से उस वाटर बॉल को फोड़ देता है। फिर आस्था और सभी किसी तरह से खुद को इस अटैक से बचाते हैं। उसके बाद नोएल अपने सी ड्रैगन रोर का यूज करती है और उसका ये स्पेल सैलीमेंडर और फाना की बैंड बजा के रख देता है। ये देखकर नोएल और सभी बहुत खुश होते हैं। फिर आस्था फाना पर हमला करने जाता है। ये देखकर फाना उस पर ब्लेड से हमला करती है। आस्था उसके अटैक को डॉज करता है लेकिन इसी दौरान आस्था को उन अटैक की वजह से मार्श की याद आती है जिस वजह से वो फाना से कहता है ओए क्या तुम्हारा कोई भाई है जिसके स्पाइकी हेयर हैं। ये सुनकर फाना शॉक्ड होती है और उसे धुंधला सा कुछ याद आने लगता है जिसमें वो मार्श के साथ होती है। उसके बाद फाना कहती है मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती हूँ। मेरी फैमिली सिर्फ लिक्ट और विलेज वाले थे जिनके साथ तुम लोगों ने बुरा किया था। तभी हम देखते हैं वेनेसा अपने थ्रेड मैजिक का यूज करके आस्था को फाना की तरफ फेंकती है। ये देखकर फाना उस पर फायर ब्लास्ट से हमला करती है लेकिन आस्था फिनरल के स्पेशल मैजिक की वजह से उसके अटैक से बच जाता है और सैलीमेंडर को बीच में से चीर के रख देता है। ये देखकर आस्था कहता है आखिर मेरा स्पेशल मूव काम कर गया। दूसरी तरफ क्वीन ये सब अपने पैलेस से देख रही होती है और वो कहती है किसने सोचा था इस बच्चे के पास इतनी पावर होगी। तभी सीन फांजल की तरफ चेंज होता है जो डायमंड किंगडम की आर्मी के सामने खड़ा होता है। उसे देखकर लाड्रोस कहता है आखिर ये बंदा कौन है जो हमारी इतनी बड़ी आर्मी के सामने खड़ा हुआ है। तब फांजल बोलता है मार्श मैं तुम्हें याद हूं ना। फिर लाड्रोस कहता है अब मुझे याद आया ये तो हमारा पुराना टीचर है। ये बोलकर वो फांजल पर हमला करता है। फांजल अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को काट के रख देता है। फिर फांजल बोलता है मैं तुम लोगों से आखिरी बार बोलूंगा यहाँ से चले जाओ। जिस पर लाड्रोस कहता है ये तो हमारी लाइन होनी चाहिए क्योंकि इधर आर्मी हमारे पास है। खैर हमारा किंग बहुत बीमार है और उसने सुना है विचेस की क्वीन 100 सालों से जी रही है तो हम बस उसका सीक्रेट जानना चाहते हैं और अगर इसके कोई बीच में आएगा तो हम उसे खत्म करके रख देंगे। ये सुनने के बाद फांजल उन पर हमला करने जाता है। तभी डायमंड किंगडम के सोल्जर उस पर फायर स्पेल से हमला करते हैं लेकिन फांजल अपने विंड मैजिक से उनको काउंटर करता है। ये देखकर सोल्जर शॉक्ड होते हैं। फिर फांजल एक एक करके सभी सोल्जर को निपटाने लगता है। दूसरी तरफ मैरिएला विचेस के साथ मिलकर उन सोल्जर पर हमला करती है और देखते ही देखते डायमंड किंगडम की आर्मी खत्म हो जाती है। फिर लाड्रोस फांजल से लड़ने जाता है लेकिन फांजल उसे अपने विंड मैजिक से बांध देता है। तब फांजल कहता है मैं तुम्हें फिर बोलूंगा यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर लाड्रोस हंसकर बोलता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को खत्म करना है। क्या तुम भूल गए हो मास्टर तुमने हमें यही करने के लिए ट्रेन किया था और अब तुम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो। जिस पर फांजल कहता है मुझे माफ करना पर मैं अपने आखिरी स्टूडेंट से वादा कर चुका हूँ क्योंकि मैं भाग कर थक चुका हूँ और अब मैं जीना चाहता हूँ। ये बोलकर फांजल लाड्रोस पर हमला करता है लेकिन लाड्रोस को उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तब फांजल अपने मन में कहता है लाड्रोस फिजिकल रीइंफोर्समेंट स्पेल में एक्सपर्ट है तो इसके लिए ये अटैक काफी नहीं होगा। ये बोलकर फांजल लाड्रोस पर फिर से हमला करने लगता है पर तभी वह मार्श आ जाता है जिस वजह से फांजल अपने अटैक को मार्श पर शिफ्ट कर देता है। उसके बाद फांजल लाड्रोस पर फुल पावर से हमला करता है पर इस अटैक से भी लाड्रोस को कुछ नहीं होता है। ये देखकर फांजल पूरी तरह से शॉक्ड होता है। तब लाड्रोस कहता है मास्टर जब तुम डायमंड किंगडम छोड़ के चले गए थे तब मेरी सर्जरी हुई थी जिस वजह से मैं किसी भी टाइप के मैजिक को एब्जॉर्ब और यूज कर सकता हूँ।
सही वर्ड्स में बोलूं तो अब मैं तुम्हारे मैजिक का यूज करके तुम्हारे दोस्तों को खत्म करूंगा। फिर फांजल कहता है आखिर इसके पास इतनी पावर आई कैसे? ये सिर्फ लाड्रोस की पावर नहीं है, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। तब लाड्रोस कहता है क्या तुम इस जंगल में अपने किसी खास इंसान को लेकर आए हो? मुझे लगता है तुम्हें उसको चेक करने जाना चाहिए। ये सुनकर फांजल जंगल की तरफ जाने लगता है, पर तभी लाड्रोस अपनी बॉडी से बहुत सारी लेजर बीम को रिलीज करता है और उसका ये अटैक पूरे जंगल में तबाही मचा के रख देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस अटैक की वजह से फांजल जमीन पर बुरी हालत में गिरा होता है, लेकिन वो डोमिना को बचा लेता है। तब लाड्रोस कहता है तो इसका मतलब तुम्हारा कोई खास इंसान यहाँ मौजूद है। ये बोलकर वो डोमिना को कॉलर से पकड़ लेता है। फिर फांजल कहता है लाड्रोस प्लीज तुम अपनी पावर को अच्छे के लिए यूज करो। जिस पर लाड्रोस कहता है मैं वही कर रहा हूँ, तुम भी जानते हो हमें ट्रेनिंग सिर्फ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं दी जाती है, तो इसलिए मैंने खुद को बहुत ट्रेन किया है ताकि मैं 8 शाइनिंग जर्नल में शामिल हो सकूं। मैं चाहता हूँ ये दुनिया मेरी पावर को पहचाने। ये बोलकर वो डोमिना को हवा में फेंकता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन मार्श उसे बचा लेता है और वो कहता है मेरी पावर लोगों को बचाने के लिए है। ये देखकर फांजल शॉक्ड हो जाता है। फिर लाड्रोस कहता है मार्श इसका क्या मतलब है? जिस पर मार्श कहता है हम सिर्फ यहाँ क्वीन के लिए आए हैं, तो हमें फालतू में लोगों को खत्म नहीं करना चाहिए। तब लाड्रोस कहता है अपनी बकवास बंद करो, इन्होंने डायमंड किंगडम को बिट्रे किया है, अगर हम इसे अनदेखा करेंगे तो हम भी ट्रेडर कहलाएंगे। तब मार्श कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर लाड्रोस अपनी बीम को फिर से रिलीज करता है और बोलता है अब मैं तुमको लीगली खत्म कर सकता हूँ। पर तभी मैरिएला उस पर पीछे से हमला करती है। इसके साथ ही मार्श भी उस पर हमला करता है, लेकिन लाड्रोस इससे बच जाता है। फिर वो उन पर अपनी बीम से हमला करता है। मार्श उसके अटैक को रोक देता है और वो फांजल और डोमिना को अपने फ्लेम मैजिक से हील करने लगता है। तब फांजल कहता है मार्श तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? लाड्रोस सही बोल रहा है, हम ट्रेडर हैं। जिस पर मार्श कहता है आप फिक्र मत करो मास्टर, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं आपकी साइड हूँ। उसके बाद वो सभी लाड्रोस से दूर भागने लगते हैं। फिर फांजल बोलता है मार्श हम इसे कैसे हराएं? जिस पर मार्श कहता है वो इस वक्त इनविंसिबल है, लेकिन अगर हम उसे मैजिक फीड करवाते हैं तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा, पर इसके अलावा एंटी मैजिक भी काम कर सकता है। तब फांजल बोलता है मैं ऐसे ही लड़के को जानता हूँ, वो जंगल के दूसरी तरफ है। आस्था के बारे में सुनकर मार्श हैरान होता है। तभी लाड्रोस उन पर फिर से हमला करता है, लेकिन फांजल और मार्श उसके अटैक से बच जाते हैं। फिर वो दोनों उस पर पीछे से हमला करते हैं। दूसरी तरफ सीन आस्था और उसके दोस्तों की तरफ चेंज होता है, जिधर आस्था फाना को कहता है तुम अब हार मान लो क्योंकि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। पर फाना अभी भी हार नहीं मानती है और अपने मैजिक को फिर से चार्ज करने लगती है। और इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है।